हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन के बारे में यूज पढ़ेंगे। कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, इसका ड्रग इंटरेक्शन क्या है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आज। लेट्स स्टार्ट। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता क्या है सबसे पहले। तो हाइपरटेंशन मीन्स एक तरह का क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है जो अफेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशंस को। इसमें मेनली क्या होता है कि तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब ब्लड आर्टरी वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर डेवलप करता है, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये परसिस्टेंट भी होता है और सस्टेन हाई होता है। अगर हम इसकी बात करें तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है। हाइपरटेंशन को ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हाइपरटेंशन ट्रीट नहीं होगा तो ये हमारे जो वाइटल आर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, आइज़ हो गया, ये सबको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। इसलिए हाइपरटेंशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हाइपरटेंशन की बात करें, इसका टाइप्स की बात करें तो हाइपरटेंशंस प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जिसे एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन होता है। इसमें कोई भी स्पेसिफिक जो काज होते हैं वो पता नहीं होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करें तो ये ड्यू टू द रीनल, वास्कुलर या एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी डिसीज़ की वजह से होता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब आता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर वेरियस गाइडलाइंस होते हैं ब्लड प्रेशर के। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी दिया था, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशंस ने भी दिया था 17 में। एंड एक आता है सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर और एक आता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक्स होता है 120 mmHg, इसका यूनिट होता है mmHg। एंड डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। ठीक है। अगर इस ये इतना है तो वो है एक नॉर्मल कंडीशंस में है, बीपी उसको नहीं है। अगर इससे कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा तो हाइपोटेंशन, ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन। ठीक है। तो अगर इस रेंज से ज़्यादा हो गया तब हम उसे कहेंगे हाइपरटेंशन। द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की बात करें तो इसमें ज़्यादा ही होता है। 1 मिनट। ज़्यादा ही होता है, रिस्क फैक्टर मतलब इसमें ज़्यादा ही होता है। अब आता है नेक्स्ट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें क्या होता है, सिस्टोलिक तो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब मतलब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस होता है तब उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर हम ये 100 होता है 120 mmHg। एंड डायस्टोलिक की बात करें तो डायस्टोलिक कितना होता है, ये मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर। डायस्टोल कर रहा है मतलब तुम्हारा वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा है, तो उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसको रिमेंबर करने का एक सिंपल ट्रिक है तुम्हारा कि जैसे डी आर, तो डी आर मतलब डॉक्टर, तो डी फॉर डायस्टोलिक, आर फॉर रिलैक्सेशंस। तो ऑटोमेटिकली तुम याद कर सकते हो सिस्टोलिक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, पल्स प्रेशर। तो ये क्या होता है, एक डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जो डिफरेंस आता है उस प्रेशर को बोलते हैं पल्स प्रेशर। एक आता है मीन आर्टीरियल प्रेशर्स। तो इसका फार्मूला था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इसको मेनली 7 क्लास में क्लासीफाई किया गया है। पहला एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स,
जिसमें कैप्टोप्रिल आता है, इनालाप्रिल है ना, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डाययूरेटिक्स, ये सब डाययूरेटिक्स हैं। बीटा एडनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर्स, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव वैसोडाइलेटर्स एंड आर्टरी वीनो, आर्टरी प्लस वीनो दोनों डायलेटर्स। तो इसका मेन क्लासिफिकेशन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन फर्स्ट एंड क्लासिफिकेशन सेकंड, इसको दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है डाययूरेटिक्स, तो डाययूरेटिक्स आता है, रास सिस्टम आता है, सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स आते हैं, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स। तो डाययूरेटिक्स में थायजाइड डाययूरेटिक्स आते हैं, हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स, फ्रूसेमाइड्स जैसे, पोटेशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक्स, स्पायरोनोलैक्टोन। तो यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे एग्जाम में, जैसे पूछ देता कि व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ पोटेशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक्स। तो स्पायरिंग्स, पोटेशियम स्पायरिंग्स मतलब टू सेव समथिंग्स, मीन्स पोटेशियम को सेव करेगा, मतलब स्पायरोनोलैक्टोन, एप्लेरिनोन, एमिलोराइड, ये 3 ड्रग्स होते हैं, इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ड्रग्स होते हैं एस इनहिबिटर होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसमें जितने भी प्रिल्स आते हैं, कैप्टोप्रिल्स, इनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल्स है ना, पेरिंडोप्रिल्स, ये सब जितने भी होते हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तुम्हारा सब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है एंजियोटेंसिन, ये 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात करें तो जितने भी सार्टन्स आते हैं, जैसे लो सार्टर, कैंडी सार्टन, वाल्डे सार्टन्स, टेल्मी सार्टन, एरबी सार्टन्स, ओल्मी सार्टन्स, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आते हैं, 81 रिसेप्टर्स। तो अगर सार्टन्स जहाँ पास भी दिखे, इसका मतलब समझ जाना कि वो क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब रिसेप्टर्स को ही डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा। एस इनहिबिटर क्या करेंगे, जो डायरेक्टली एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में एक ही ड्रग है, एलिस्किरेन, रेनिन को इनहिबिट कर देगा। अब आता है सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स की बात करें तो ये बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स आते हैं, प्लस अल्फा प्लस बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स आते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स में क्या आते हैं, जितने भी लॉल दिखेंगे, जैसे प्रोपनालॉल, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल्स एंड अदर्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। तो अल्फा प्लस जो बीटा दोनों को ब्लॉक करे उसे क्या बोलते हैं, लेबेटोलॉल, कार्वेडियोलॉल्स, तो ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट इसी में आता है अल्फा एड्रेनर्जिक, सिर्फ अल्फा को ब्लॉक करे, जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, फेंटोलामीन, फेनॉक्सीबेंजामीन, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स ड्रग, तो इसमें क्लोनिडीन, मेथाइल डोपा, ये सब चीज़ें आते हैं। तो नेक्स्ट आता है तुम्हारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लासिफिकेशन सेकेंड, तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है एंड वैसोडाइलेटर्स आते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में पहला इसका है फिनाइल एल्काइलामीन्स, जिसमें आता है वेरापामिल्स, इसका क्लास है। तो इसमें जो अगर बात करें बेंजो, यही से क्वेश्चन आता है कि वेरापामिल्स किस क्लास का ड्रग, तो क्लासिफिकेशन में क्या आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का क्लास है। इसमें जो रिंग होते हैं फिनाइल एल्काइलामीन्स रिंग्स होते हैं। दूसरा आता है बेंजो थाइजेपिन्स रिंग्स, तो इसमें डाइजीपाम्स आते हैं। डाईहाइड्रोपिरिडीन्स रिंग, जिसमें नेफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन। तो अगर एम्लोडिपिन की बात करें, एम्लोडिपिन सबसे ज़्यादा चल रहा है अभी मार्केट्स में, तो वो किस क्लास का ड्रग है, तो किस क्लास का ड्रग है, पहला है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, उसमें जो रिंग्स होते हैं, रिंग से क्वेश्चन पूछता है, तो कौन सा रिंग्स उसमें होता है, डाईहाइड्रोपिरिडीन्स रिंग होते हैं। नेक्स्ट आता है वैसोडाइलेटर्स की बात करें, जो वेजल्स को क्या करेंगे, डायलेट करेंगे मतलब उसको फैला देंगे। नेक्स्ट आता है आर्टरी डायलेटर्स, तो इसमें दोनों चीज़ आता है, आर्टरी प्लस वेनो दोनों को डायलेट करने वाले। आर्टीरियोलर डायलेटर्स में हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल्स, हिरसोट, मतलब ये मिनॉक्सिडिल जो हेयर को मतलब रीग्रोथ कराने का काम करता है, मिनॉक्सिडिल्स। एंड आर्टरी प्लस जो बीनो डायलेट, ये क्वेश्चंस कई बार जी पैड में दिखा है, नाइपल्स में दिखा है, तुम्हारा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में दिखा है कि आर्टरी प्लस वेंस दोनों को डायलेट करने वाले ड्रग कौन से हैं, तो उस ड्रग का नाम है नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। तुम्हारा नेक्स्ट है
नेक्स्ट है, अगर इसमें देखोगे तो ब्रेन में एक सेंट्रल एक्टिंग जो ड्रग्स होते हैं सिंपैथोलाइटिक्स, जो कहाँ एक्ट करते हैं, वाइसोमोटर सेंटर, जो कहाँ होता है, मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, जो ब्लड वेजल्स में एक्ट करने वाले, जो किडनी में एक्ट करने वाले ड्रग कहाँ कहाँ कौन कौन से होते हैं, डायरेटिक्स। फिर आता है बीटा ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स में बताया था, फ्रूसेमाइड्स आता है, हाई सीलिंग थायाजाइड्स, ये सब डायरेटिक्स। फिर इसमें आता है क्या, अल्फा ब्लॉकर, वैसो डायलेटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेपामिल बताया था अभी तुम्हारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स की बात करें तो ये कहाँ एक्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड वेजल्स में मतलब 81 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर एक्ट करेगा जो हार्ट में डायरेक्टली एक्ट करेगा, वो कौन से ड्रग्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये सब कहाँ एक्ट करते हैं, हार्ट में। तो इसमें देखो, अगर हम इसकी बात करें, जैसे रेनिन, किडनी से रेनिन रिलीज होता है, तो ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिनोजेंस को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एस एंजाइम के, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करूँ तो एलेस्केरेन डायरेक्टली रेनिन को इनहिबिट करेगा और एस इनहिबिटर्स डायरेक्टली इनहिबिट करेगा एस एंजाइम्स को, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स है उसी को डायरेक्टली इनहिबिट कर देगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के बारे में। अगर इसकी बात करूं तो फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो इसकी बात में फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की बात करूं तो जो शुरू में स्टार्ट जो होगा, शुरू में ही कि मान लो किसी को हाइपरटेंशन पता चला कि डायग्नोस हुआ कि उसको हाइपरटेंशन है, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे डॉक्टर, उसको क्या प्रिस्क्राइब करेगा, एस इनहिबिटर, जितने भी प्रिल वाले ड्रग होते हैं तो वो स्टार्ट करेगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये डायरेक्टली एस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देगा तो फर्दर बहुत सारे ब्लड प्रेशर उसका कम हो जाएगा, इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इसकी इनहिबिशन की बात करें तो इनहिबिट करेगा किसको, जनरेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड जो जनरेट हो रहा था उसको इनहिबिट कर देगा। डायलेशन ऑफ आर्टरी एंड पेरीफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस हो गया, तो ये क्या करेगा, आगे चल के उसको डिक्रीज करेगा बीपी को। तो मैं इसकी बात करूँ तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट इसमें कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में, सेकेंड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसमें क्या होता है, ये कन्वर्ट होके ब्लड वेजल्स में जाएगा, सेकेंड में कन्वर्ट होगा। सेकेंड किस में जाएगा, ब्लड वेजल्स, एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराएगा, ठीक है। सिंपैथिक एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी को ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो अगर ब्लड वेजल्स को स्टिमुलेट कर रहा है एंजियोटेंसिन सेकेंड, तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन करेगा ब्लड वेजल्स को। जब ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्शन करेगा तो जो टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। मैं पहले बताया था कि एक मान लो पाइप है ब्लड वेजल्स, तो उसमें अगर कंस्ट्रिक्शन होगा, पाइप पतला होगा तो उतने ही ज़्यादा फ्लो में क्या बढ़ेगा, तुम्हारा पानी जाएगा। उसी प्रकार से अगर ब्लड वेजल्स थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट होंगे तो ब्लड फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा तो सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा। तो अगर सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा हमारे बॉडी में तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो डॉक्टर मना करता है कि भाई तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया तो नमक कम खाओ, पानी तो पीना चाहिए, लेकिन अगर रिटेंशन हो रहा है बॉडी में तो उस केस में क्या होगा, बॉडी में एक्युमुलेशन होगा। तो एक्युमुलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये कार्डियो मतलब हार्ट को भी क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तो कार्डियो हाइपरट्रॉफी करेगा, रीमॉडलिंग करेगा। सिंपैथिक एक्टिविटी इंक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो बोलते हैं ना कि सुबह मॉर्निंग में ही हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होता है। क्यों, उसका मेन रीज़न है कि सुबह क्या होता है कि सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस
ज़्यादा होते हैं, इसलिए सुबह क्या होता है, हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज द एल्डोस्टेरोन सिस्टम्स को डिक्रीज करेगा। तो अगर ये बताओ इस स्लाइड में इस स्लाइड में अगर मैं यहाँ पास इनहिबिट कर दूँ, मतलब एस एंजाइम्स को इनहिबिट कर दूंगा तो फर्दर रिएक्शंस होंगे क्या, नहीं होंगे। यहीं पास इनहिबिट करूँ तो ये सब रिएक्शंस होंगे नहीं। तो आप मैकेनिज्म्स में ये सब चीज़ ड्रा करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है तुम्हारा, नेक्स्ट है डिक्रीज करेगा बीपी को, सिंथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, इनहिबिट ब्रेडिकाइनिन को डिग्रेडेट करेगा, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ वासोडाइलेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स थ्रू द ब्रेडिकाइनिन्स, है ना। एंड नेक्स्ट आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब ड्रग का मूवमेंट, एडीएमई कैसे देखेंगे। तो यूजुअली अगर देखोगे तो एस इनहिबिटर्स कैसे होते हैं, ओरली उसको देते हैं, और ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी केस में देते हैं, नालप्रिलेट हो गया, इसको इंट्रावेनस के थ्रू देते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे इसका एब्जॉर्प्शंस कैसे रिड्यूस होगा, अगर फूड के साथ खाते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शंस कम हो जाएगा, जैसे कैप्टोप्रिल्स। तो इसको हमको कब देना है, इट शुड बी गिवन द 1 आवर्स बिफोर द मील्स, मील के खाने के आधा घंटे पहले भी देते हैं इसको। एस इनहिबिटर्स पूरली क्या होता है, क्रॉस करेगा ट्रिपल बी को, मतलब सेंट्रली इसका एक्शन नहीं होगा, और ये मेटाबोलाइज होता है लीवर के थ्रू और एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ड्राई कफ। तो ये क्वेश्चन कितने बार पूछा है, तो कफ से याद कर लेना, कैप्टोप्रिल का जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ड्राई कफ। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है एंजियोएडिमा, मतलब स्वेलिंग हो जाएगा तुम्हारे नोज, लिप्स, माउथ, थ्रोट, लैरिंग्स, ग्लॉटिस, ये सब में। तो ऑब्स्ट्रक्शंस होगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगा, तो उस केस में हम ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, एड्रेनलिन्स, एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग भी साथ में देते हैं। फिर प्रोटीन यूरिया है ना, अगर डिसकंटिन्यू करोगे मतलब तो प्रोटीन यूरिया होने के चांसेस है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन, फीटल हाइपोटेंशन, रीनल फेलियर कर सकता है, न्यूनेटल्स में डेथ कर सकता है, कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो हमको ये ड्रग जो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उस केस में हम कैप्टोप्रिल नहीं देंगे, याद रखना, एस इनहिबिटर नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हाइपोटेंशंस, फर्स्ट डोज में हाइपोटेंशंस हो सकता है, मतलब करेगा ही, अकर्स द फर्स्ट डोज एसीएस दिस कैन बी। फिर आता है क्या, न्यूट्रोपेनिया, कम कर, न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम कर देगा, रैसेस होगा, इचिंग होगा। तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो इसलिए डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, डिसगेसिया बोलते हैं, टेस्ट उसका लॉस हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया काज करेगा, हाइपर कैलीमिया होता ही है इसमें। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डाइट के साथ देंगे तो ये हाइपर कैलीमिया विकास करेगा। नेक्स्ट है, अब आता है फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स ऑफ एस इनहिबिटर्स। तो एब्जॉर्प्शन मतलब अलग अलग ड्रग की बात करते हैं, तो कैसे, मतलब इसके टेबल फॉर्म में है तो उसको हम कैसे बता सकते हैं, मतलब इसको, इस टेबल को अपने घर में भी बना के रख सकते हो, दीवार में चिपका लो, याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन जी पैड में दिख सकता है तुम्हें। तो ये देखेगा, पहले कैप्टोप्रिल एक्टिव ड्रग है, एनारप्रिल प्रो ड्रग है, लिस्नोप्रिल एक्टिव ड्रग है, पेरिपेंडोप्रिल प्रो ड्रग है। तो इसमें देखो सब प्रो ड्रग हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे 2 ड्रग है जो प्रो ड्रग नहीं है, पहला कैप्टोप्रिल, दूसरा क्या होता है, लिस्नोप्रिल। तो इसको कैसे याद करोगे, सीएल। तो सीएल लेते हैं ना, क्या जॉब करते हैं तो सीएल लेते हैं, सुने होगे मम्मी पापा सीएल ले रहे हैं, तो सीएल से याद कर लेना। तो एक्टिव ड्रग कौन कौन से होते हैं, कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल, बाकी सब क्या है, प्रो ड्रग है, याद रखना। एब्जॉर्प्शंस की बात करें तो वेल एब्जॉर्प्शन होता है, फूड इसका एब्जॉर्प्शंस कम कर देगा, ये भी इसका भी रैपिडली एब्जॉर्प्शंस होता है, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म जाता है 1 आवर्स में दे देता है, स्लोली एंड इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, फूड अफेक्ट नहीं करता है इसके एब्जॉर्प्शंस को, ये भी प्रो ड्रग है, तो इसका भी एब्जॉर्प्शंस वैसे, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना। ड्यूरेशंस ऑफ एक्शंस की बात करें
तो 24 सबसे ज़्यादा होता है क्यूनोप्रिल का, इसका 24, इसका भी 24, इनका जितने भी प्रो ड्रग है इनका ज़्यादा ही है। अगर इसकी बात करें कैप्टोप्रिल की तो 8 से 12 हावर्स तक है। इनालाप्रिल का है 24 हावर्स, लिस्नोप्रिल का ग्रेटर देन 24 हावर्स। तो रूट ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो सब जितने भी ड्रग है किडनी के थ्रू और बाइल है ना, बाइल स्टूल्स, इन सब के थ्रू क्या होता है, इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है ड्रग इंट्रैक्शन। तो ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो एस्ट्रोपिल को मतलब एस इनहिबिटर्स को पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक के साथ नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताया था कि एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, हाइपर कैलेमिया काज करते हैं। आगे और मैं बताया था तुम्हारा ये पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स भी क्या करता है, हाइपर कैलेमिया काज करता है। तो दोनों को साथ में देंगे तो डेंजरस हाइपर कैलेमिया काज करेगा, इसलिए हम इसको नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है एस इनहिबिटर को लिथियम के साथ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? उसका मेन रीजन क्या है, एस इनहिबिटर क्या करेगा, रिटार्ड द रीनल इम्युलेशन ऑफ द लिथियम एंड पोटेंशिएट इस टॉक्सिसिटी। मतलब ये क्या करेगा, अगर ये इलिमिनेशन नहीं होगा रीनल के थ्रू, मतलब किडनी के थ्रू इलिमिनेशन नहीं होगा बॉडी से, तो ये क्या करेगा, सीधे तुम्हारा मतलब टॉक्सिसिटी बॉडी में काज करेगा। एस इनहिबिटर को एनसैड के साथ नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, इसके इनहिबिट करेगा और प्रमोट करेगा किसको, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन को क्रोनिक यूज में है। इसके कारण क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव जो इफेक्ट होता है एस इनहिबिटर्स का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आता है थायजाइड के साथ इसको देना चाहिए क्या, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डायरेटिक्स क्या करते हैं, इंक्रीज द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ द बढ़ा देगा। तो अगर हम थायजाइड्स को देखते हैं, प्रमोट करेगा लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर को, तो सीरम पोटेशियम लेवल्स में भी मेंटेन बाय द कम्बिनेशंस, तो ये इंक्रीज करेगा। हाइपरटेंसिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो सपोज कोई मतलब उसको कम हाइपरटेंशन है, अगर दोनों टैबलेट कंबाइन करके खा लिया तो इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जैसे कि बोलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जितने भी सार्टन वाले ड्रग होते हैं, जैसे लो सार्टन, एरबी सार्टन, कैंडी सार्टन, ओल्मी सार्टन, तो इसके सफिक्स में देखोगे लास्ट में सार्टन आएगा। तो याद रखना, तो तुम्हें 1 नंबर ज़रूर दिलाएगा गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो इसकी बात करें, ये कितने 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप सेकेंड रिसेप्टर्स में मतलब टाइप 1 एंड टाइप 2 होता है। मोस्ट ऑफ द इफेक्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड का, मेटेड बाय द H1 मतलब 81 रिसेप्टर के थ्रू मेडिएट होता है। और ये क्या काज करता है, वाइसोकंस्ट्रिक्शंस, एल्डोस्टान सिक्रीशंस, नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग। तो अभी बताया था उस स्लाइड्स में बताया था, यहाँ पास इसमें बताया था सब चीज़ें कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है द रोल ऑफ 82 रिसेप्टर इज नॉट नोन, मतलब इसका उतना नहीं है रोल्स, ये याद रखना 81 का रोल है। तो अगर मैं एंजियोटेंसिन सेकेंड एगोनिस्ट की बात करें, ये एगोनिस्ट की जैसे काम करते हैं, इसको हमको क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट देंगे। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 81 है, तो कम्पिटेटिव एंटागोनिज्म अगर की बात करें तो इधर ARBs जो होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट भी क्या करेगा, 81 को क्या करेगा, एंटागोनाइज करेगा, मतलब एगोनिस्ट नहीं एंटागोनिस्ट देंगे तो इसको एंटागोनाइज करेगा, ARB भी क्या करेगा, इसको एंटागोनाइज करेगा। तो अगर हम इसको देखेंगे तो जो रिसेप्टर ब्लॉक करे कम्पिटेटिवली इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ 80 मतलब एंजियोटेंसिन सेकेंड है जो 81 रिसेप्टर से उसको बाइंडिंग को क्या करेगा, इनहिबिट कर देंगे, फिर ब्लॉक कर देंगे, जिसके कारण क्या होता है, जो इफेक्ट होगा आगे नहीं आएगा उसका, तो हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा। तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर की बात करें एलिस्किरेन, तो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, एंजियोटेंसिन जो एंजियोटेंसिनोजेंस होता है उसको एंजियोटेंसिन फास्ट में कन्वर्ट होने से रोकता है। प्रेजेंस ऑफ रेनिन एंजाइम होता है, उसके प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम इनहिबिट कर देंगे, तो एलिस्किरेन ड्रग देंगे तो इनहिबिट हो जाएगा ये सब चीज़ें। थैंक यू।